गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू दिस चैनल। अगर आपके पास कल्याण ज्वेलर, पीएन गाडगिल, सेनको गोल्ड, डीपी आभूषण ऐसे बहुत सारे ज्वेलरी सेक्टर्स के जो स्टॉक्स है वो आपके पोर्टफोलियो में समाविष्ट हैं और आपको ये लग रहा है कि डिस्पाइट ऑफ द गुड परफॉर्मेंसेज बाय दीज कंपनीज इनके स्टॉक चलते क्यों नहीं है, क्या ऐसा चीज़ हो रहा है ज्वेलरी सेक्टर्स में जिनके चलते इन स्टॉक्स को बहुत बुरी तरीके से पीटा जा रहा है नीचे की तरफ। और डिस्पाइट ऑफ द गुड रेवेन्यू ग्रोथ, गुड पैट ग्रोथ, ऑल द गुड थिंग्स दैट एनी ज्वेलरी सेक्टर्स कैन डू, लेकिन स्टॉक चलता नहीं है। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि डिटेलिंग में कि ज्वेलरी सेक्टर्स में हो क्या रहा है। आप एज ए इन्वेस्टर ऐसी कौन सी चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ये होता है कि ज्वेलरी सेक्टर्स में वॉल्यूम ग्रोथ प्लेज एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो बहुत सारे एनालिस्ट चीज़ों को हम समझेंगे कि किस तरीके से एक ज्वेलरी स्टॉक को एनालाइज किया जाता है, Q3 के नंबर्स कैसे थे बहुत सारे ज्वेलरी स्टॉक के कंपनियों में, और किस तरीके का परफॉर्मेंस इन कंपनियों का रहा है। आपने देखा होगा कि कल्याण ज्वेलर एक ज़माने में 150-200 का स्टॉक हुआ करता था, 800 की छलांग लगाई और उसके बाद नीचे की तरफ आया। अगर कल्याण ज्वेलर्स के परफॉर्मेंसेस को देखो तो वहाँ पर रेवेन्यूज़ की ग्रोथ 40-42% की आती है। पीएन गाडगिल के भी रिसेंट अगर नंबर उठा के देखो तो 46% की रिटेल ज्वेलरी की ग्रोथ है रेवेन्यूज़ में। अगर मैं सेनको गोल्ड की देखूँ तो वहाँ पर भी 51% की रेवेन्यू ग्रोथ है। लेकिन इतना अच्छा परफॉर्मेंसेस रेवेन्यूज़ ग्रोथ में आता है, पैट ग्रोथ आती है, ऑपरेटिंग लेवरेज मिलता है, लेकिन स्टॉक चलता नहीं है। तो इनको थोड़ा सा वीडियोज़ में समझेंगे। तो पहली तो ये चीज़ समझेंगे कि ज्वेलरी सेक्टर्स में जो कंपनियां होती है वो किस तरीके से पैसा कमाती है। एक सिंपल फैक्ट है, ज्वेलरी जो कंपनियां हैं वो जो सामान बेचती है वो आपको नए नए डिज़ाइंस में, नेकलेस हो या आपके चेन्स हो, इनमें नए नए डिज़ाइंस में आपको ज्वेलरी बेचती है। वो क्या करती है, होलसेलर से गोल्ड खरीदती है और उसको पिघला के या उसके नए नए डिज़ाइन बना के आपके सामने रखती है और आप पैसे देते हो। तो नॉर्मली अगर ज्वेलरी सेक्टर को देखा जाए तो एक कमोडिटाइज बिजनेस है। रॉ मटेरियल फॉर ऑल ज्वेलरी कंपनीज इज गोल्ड। और आपने तो देखा है कि गोल्ड में पिछले एक साल से डबल हुए हैं प्राइसेस। तो जब रॉ मटेरियल बहुत डबल होते हैं तो ऑब्वियसली इन ज्वेलरी कंपनियों को माल बेचना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। अगर आप मान लो कि आप मिडिल क्लास हो और पहले तो 50,000 में एक 10 ग्राम का सोना आता था, अभी तो वो 1.5 लाख की तरफ चला गया है। तो ऑब्वियसली आप देखो कि आपकी जो कैपेसिटी है, आपकी जो अर्निंग कैपेसिटी है वो तो उतनी ही है, तो आपकी बाइंग गोल्ड कैपेसिटी कम हो जाती है, क्योंकि मिडिल क्लास वैसे ही सफ़र कर रहा है इन्फ्लेशन की वजह से। और अगर वहाँ पर गोल्ड प्राइसेस ऊपर की तरफ जाती है, अगर मेरी बेटी की शादी है या मेरे बच्चे का कोई मुंडन है तो उसके त्यौहार पे मुझे अगर गोल्ड ज्वेलरी खरीदनी है, तो ऑब्वियसली अगर गोल्ड की ज्वेलरी की प्राइसेस बहुत ज़्यादा होंगी तो ऑब्वियसली हम जो पहले 2-3 मतलब 30-40 ग्राम सोना खरीदते थे वो कैपेसिटी कम हो जाएगी। इसकी वजह से क्या होता है, ज्वेलरी सेक्टर्स के जो ज्वेलर्स हैं उनके ऊपर वॉल्यूम ग्रोथ का इम्पैक्ट आता है। मतलब वहाँ पर फुटफॉल नहीं होता है। मतलब अगर स्टोर्स भी है, आपने देखा होगा, आप किसी भी आपके घर के बाजू में अगर कोई ज्वेलरी शॉप है तो उसको जाके एक क्वेश्चन पूछना कि आपकी वॉल्यूम ग्रोथ हो रही है। आपकी वैल्यू ग्रोथ तो हो रही है लेकिन आपकी वॉल्यूम ग्रोथ नहीं हो रही है। जिस तरीके से लोग सोना पहले खरीदते थे, जब सोना एक मिडिल क्लास की रेंज में था, अभी मिडिल क्लास की रेंज से रिच जो लोग हैं उनके रेंज में वो सोना चला गया है। तो ऑब्वियसली इंडिया में आप देखो, पहले मिडिल क्लास बहुत सोना खरीदता था, रिच क्लास जो लोग हैं ऑब्वियसली वो भी खरीदता है, लेकिन नॉर्मली ये होता है कि उनके लिए सोना अगर 1.5 लाख भी हो जाए, 2.5 लाख भी हो जाए, वो फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन आपको इस बात समझनी होगी, इंडिया में मिडिल क्लास की संख्या ज़्यादा है, ना कि रिच क्लास की संख्या ज़्यादा है। अगर वॉल्यूम ग्रोथ किसी भी कंपनी में आनी है तो ये मिडिल क्लास ने सोना बहुत ज़्यादा खरीदना होता है। अगर वो ज़्यादा खरीदेगा तो वहाँ पर वॉल्यूम ग्रोथ आएगी। तो वॉल्यूम ग्रोथ प्लेज एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर एनी ज्वेलरी कंपनीज एंड डिस्पाइट ऑफ और आपने देखा होगा कि ज्वेलरी जो गोल्ड जो है वो पिछले एक साल से डबल हुआ है, जिसके चलते गोल्ड कंपनियों को ज़्यादा नंबर ऑफ गोल्ड बेचना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। अभी आते हैं उनके रेवेन्यूज ग्रोथ के ऊपर। ये जो रेवेन्यू ग्रोथ आ रही है, जैसे कल्याण के नंबर्स कल आए, 42% की रेवेन्यू ग्रोथ दिखाई। पीएन गाडगिल ने अपने बिजनेस अपडेट दिए थे, वहाँ पर 46% की ग्रोथ थी। सेनको गोल्ड की 51% थी, थंगामाइल की 112% की ग्रोथ थी। ये जो ग्रोथ आ रही है वो कहाँ से आ रही है? ये ग्रोथ आ रही है वैल्यू ग्रोथ से। मान लो कि आप पहले पिछले साल की कंपैरेटिव, जैसे रेवेन्यू ग्रोथ की कंपैरिजन कैसी होती है, अगर आप इस क्वार्टर को लास्ट ईयर के क्वार्टर से कंपेयर करते हो तब वहां पर एक गोल्ड की प्राइस थी, वो गोल्ड की प्राइस अभी 100 से 150 हो गई है। तो ऑब्वियसली डबल जो गोल्ड के प्राइसेस होते हैं तो आपका जो नंबर दिखेगा
वहाँ पर आपका जो नंबर दिखेगा, आप कोई भी ज्वेलरी को बेचते हो तो आपका नंबर ज़्यादा दिखेगा। उस नंबर को आप लास्ट वाले नंबर से माइनस करोगे और वहाँ पर कैलकुलेशन करोगे तो आपको तो रेवेन्यू ग्रोथ ज़्यादा नजर आएगी, क्योंकि टिकट साइज बढ़ गया है। मतलब पहले 50,000 का जो सोना था अभी 1.5 लाख का सोना हो गया है। तो ऑब्वियसली जब आपने 50,000 में अगर कुछ मान लो कि 2 टन सोना बेचा होगा, उसका जो टोटल नंबर आएगा, और यहाँ पर अगर आपने 2 टन ही सोना बेचा है, वॉल्यूम ग्रोथ 0 है, और आपने अगर वैल्यू ग्रोथ मतलब गोल्ड के प्राइस है 1.5 लाख है, तो 1.5 लाख इंटू 2 टन का सोना, तो नंबर जो आएगा वो नंबर को आप अगर पिछले साल से कंपेयर करोगे तो आपकी रेवेन्यू ग्रोथ ज़्यादा दिखेगी। इसलिए आपने देखा होगा कि बहुत सारी कंपनियों की रेवेन्यू ग्रोथ तो आ रही है लेकिन वॉल्यूम ग्रोथ उतनी नहीं आ रही। ओनली एक कंपनी है थंगामाइल, जिनकी वॉल्यूम ग्रोथ कुछ 32% की थी, उसको आप बहुत डिटेल में स्टडी करना। अब थोड़ा आते हैं कि रेवेन्यू ग्रोथ को तो मैंने समझा दिया कि वॉल्यूम ग्रोथ इस सारी कंपनियों में नहीं है क्योंकि गोल्ड प्राइसेस बढ़ गए हैं। दूसरी एक चीज इंपॉर्टेंट रहती है कि गोल्ड कंपनियों का जो एक जो मार्जिन होता है वो बहुत थीन है। कल्याण ज्वेलर्स का ईबिटा मार्जिन जाके देखो वो 6 और 7% का है। पीएन गार्डगिल का देखो वहां पर ही है। कल्याण ज्वेलर का पैट मार्जिन देखो 2 या 3% का है। पीएन गार्डगिल का पैट का मार्जिन देखो 2%, 2.5% का पैट मार्जिन रहता है। उसके कंपैरेटिवली टाइटन का जाके देखो, टाइटन का ईबिटा मार्जिन रहता है 10-12%, ग्रॉस मार्जिन रहता है 25 से 27% और पैट मार्जिन रहता है 7 या 8%। तो ऑब्वियसली जब टाइटन 1 टन सोना बेचेगा वहां से जो प्रॉफिट आता है उसको अगर 100 रुपीज के ऊपर उसको 8 रुपए हमारे घर में वापस आता है, लेकिन पीएन गार्डगिल और कल्याण ज्वेलर्स को अगर वो 100 रुपए सोना बेचेगा तो उसके जेब में आता है 2 रुपया। तो ऑब्वियसली अगर आपने देखा होगा कि कल्याण ज्वेलर बहुत सारे स्टोर्स खोल रहा है, फोको मॉडल में बहुत सारा एक्सपांशन कर रहा है, पीएन गार्डगिल बहुत सारे स्टोर्स खोल रहा है, सेंको गोल्ड स्टोर्स खोल रहा है। अगर मान लो कि मैं एक ज्वेलरी कंपनी हूँ, मैं किस तरीके से अपने सेल्स करूंगा? मैं एक तरीका है मेरे पास कि मैं बहुत सारे स्टोर्स खोलूंगा, मैं नए नए जोग्राफीज में चला जाऊंगा। कल्याण ज्वेलर जो साउथ इंडिया से शुरू हो रही है कंपनी, वो नॉर्थ इंडिया चली जाएगी, ईस्टर्न इंडिया चली जाएगी, वहाँ पर नए 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 स्टोर्स खोलेगी। या नहीं तो वो फोको मॉडल पे चली जाएगी, फ्रेंचाइजी ओन कंपनी ऑपरेटेड, जहाँ पर क्या होता है कि फ्रेंचाइजी जो होती है वो सारा इन्वेंटरी का खेला देखेगी, मतलब गोल्ड की इन्वेंटरी को मैनेज करेगी, वहाँ के लोकेशन को मैनेज करेंगी, रेंट को मैनेज करेगी। तो इन सारी चीज़ों जो डेकोर होता है शोरूम का वो सारा फ्रेंचाइजी मैनेज करेगा। लेकिन ये क्या मैनेज करेगा कल्याण ज्वेलर? कल्याण ज्वेलर मैनेज करेगा अपना खुद का जो एम्प्लॉय होता है वो कल्याण ज्वेलर्स का रहेगा, वो ऑपरेट करेगा, बिकॉज दे डोंट वांट टू हैम्पर द ब्रांड। ब्रांड तो कल्याण ही रहेगा। लेकिन बहुत सारे स्टोर जो अभी रिसेंटली कल्याण ने ओपन किए हैं फोको मॉडल पे किए हैं, वो क्यों किए हैं? वहां पर फोको मॉडल में क्या होता है कि सारी जो इन्वेंटरी गोल्ड की है या सारा जो खर्चा है वो फ्रेंचाइजी उठाती है, और उसका जो पोर्शन है कुछ रेवेन्यूज का वो शेयर करना पड़ता है कल्याण के साथ, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आप कल्याण का ब्रांड यूज कर रहे हो। तो उसके चलते नंबर ऑफ स्टोर्स आपको ज्यादा दिखेंगे, लेकिन फिर भी इस स्टोर को मैनेज करना, ऑपरेट करना, ये कल्याण की जिम्मेदारी है। तो उसमें बहुत सारा पैसा लगता है ना, ऐसा तो नहीं है कि पैसा हवा से आता है। मैं पहला एग्जांपल दे रहा हूँ, 100 रुपीज़ में 2 रुपये इनके पास आता है, और उनको अगर नए नए स्टोर्स खोलने हैं तो पैसा तो चाहिए ना। ऐसा नहीं है वो 2 रुपये में सारे स्टोर्स खोलने आएंगे। अगर आप टोटल नंबर ऑफ स्टोर्स ओपन बाय कल्याण ज्वेलर्स आप देखो, वहाँ पर 10-12% कैगर से वो अपने स्टोर्स को खोल रहे हैं पिछले 2-3 सालों से। तो क्या होता है, अगर आपका बेस लो होता है, 50-60 कल्याण के स्टोर्स से पहले उसको 100 किया, 100 से 200 किया, 200 से 300 किया, जितना नंबर ऑफ बेस आपका बढ़ता जाता है, अगर आपको वही वॉल्यूम ग्रोथ मेंटेन करनी है, वही सेल्स की रेवेन्यूज की ग्रोथ मेंटेन करनी है, तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से अपने स्टोर्स को खोलना पड़ेगा। लेकिन ये खोलने का इतना आसान तो नहीं है, पैसा लगता है ना सारी चीज़ों के लिए। वो पैसा आएगा कहाँ से? वो पैसा आएगा बैंक से। बैंक से कर्जा लेना पड़ेगा उनको, या नहीं तो अपने शेयर्स को प्लेज करना पड़ेगा, तो नहीं तो इक्विटी डाइल्यूट करना पड़ेगा। इन सारी चीज़ों से पैसा आएगा, तभी जाके तो वो सारा पैसा अपना दे देगा। तो मेरा कहने का मतलब है, अगर कोई ज्वेलरी सेक्टर्स को अपने रेवेन्यूज़ की ग्रोथ करानी है तो अपनी वॉल्यूम ग्रोथ इंपॉर्टेंट है। अगर वॉल्यूम ग्रोथ नहीं हो रही है तो वैल्यू ग्रोथ इंपॉर्टेंट है। वैल्यू ग्रोथ नहीं हो रही है तो ऑब्वियसली वैल्यू ग्रोथ कहाँ से आएगी, वॉल्यूम ग्रोथ कहाँ से आएगी? नए नए स्टोर्स खोलने पड़ेंगे, उन सारे के लिए पैसा लगेगा। पैसा कहाँ से आएगा? अपने जेब में तो 2 रुपये आते हैं। मतलब मेरा कहने का मतलब है, जितना भी ज़्यादा ये नंबर ऑफ रेवेन्यूज ग्रोथ आपके सामने रखे, लेकिन जेब में जो पैसा आता है, जो ईपीएस की ग्रोथ आती है, वो बहुत कम आती है एज ए इन्वेस्टर, क्योंकि आपका इक्विटी हमेशा डाइल्यूट रहेगा। ईपीएस का फॉर्मूला क्या है? ईपीएस इज इक्वल टू अर्निंग पर शेयर, मतलब अर्निंग जितनी आती है, प्रॉफिटेबिलिटी डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ इक्विटी आउटस्टैंडिंग। तो अगर इक्विटी जो डाइल्यूट हो जाएगा तो आपकी डिनोमिनेटर जो है बढ़ जाएगा, जिसके चलते ईपीएस कम दिखेगा। इसलिए आप बहुत सारी कंपनियों को देखना, कल्याण हो, ये जितने भी इसमें देखना, कितनी ईपीएस की ग्रोथ हो रही है, वो अपने आप को जाके आप स्क्रीनर पे जाके चेक करना कि ईपीएस ग्रोथ क्या रही है। ईपीएस ग्रोथ में इस कंपनियों को
प्रॉब्लम आती है, इसीलिए इन सारे स्टॉक में प्रॉब्लम होता है। दूसरी चीज, इन सारी कंपनियों के पहले वैल्यूएशन हाई थे। कल्याण ज्वेलर्स जब ट्रेड कर रहा था 32% से ग्रोथ कर रहा था, मुझे याद है 2024 के जनवरी में वहां पर जब 39% की ग्रोथ आई थी, 89 पीई के ऊपर अवेलेबल था, बुल मार्केट चल रहा था, लिक्विडिटी का गश था, स्मॉल कैप इंडेक्स ऊपर की तरफ था, इन सारी चीज़ों की तरफ से मिड कैप में पैसा आ रहा था, मोतीलाल ओसवाल उसमें कॉर्नर स्टॉक कर रहा था, बहुत सारा स्टेक बाय कर रहा था, इन सारी चीज़ों की वजह से ये स्टॉक ऊपर भी जा रहे थे। मतलब वहां पर क्या हो रहा था, बुल मार्केट जब होता है तो थिन मार्जिन वाले बिजनेसेस हैं वो भी ऊपर जाते रहते हैं, और टाइटन जैसे हाई मार्जिन वाले बिजनेसेस भी वो भी ऊपर जाते रहते हैं। लेकिन जैसे ही बियर मार्केट आता है, जैसे ही सेंटिमेंट मार्केट के खराब हो जाते हैं, ये जो थिन मार्जिन वाली कंपनीज हैं वो ऊपर की तरफ टिकते नहीं है। और स्पेशली अगर आपका मार्जिन कम है और अगर आपका पी रेशो हाई है और डिमांड जो है उसके ऊपर कोई क्रंच आ गया, डिमांड के ऊपर क्या क्रंच आएगा पिछले 2 सालों में, एक क्रंच आ गया गोल्ड प्राइस का। तो गोल्ड प्राइस बहुत तेजी से ऊपर की तरफ बढ़ने लगे, प्राइस का जो पी रेशो था इन कंपनियों का बहुत ही ऊपर की तरफ था। और दूसरी चीज, इनका मार्जिन इतना अच्छा नहीं है, लुक्रेटिव मार्जिन नहीं है, मार्जिन ड्रॉप हो रहा है। आपने देखा होगा कि इस Q3 के नंबर्स को हटा दो, कल्याण ज्वेलर्स के 5 क्वार्टर उठा के दे दो, वहां पर कहीं मतलब वहां पर जो मार्जिन है वो वहां पर हैम्पर हो रहा था। तो मार्जिन जब आपका हैम्पर होता है तो बहुत सारी चीजें इंपैक्ट करती है मार्केट में। अगर किसी का मार्जिन, अगर आपको ईपीएस बढ़ानी है, आप ईपीएस कैसे बढ़ा सकते हो, प्रॉफिटेबिलिटी कैसे बढ़ा सकते हो, आप आरओई कैसे बढ़ा सकते हो, आरओई 2-3 चीजों से बढ़ा सकते हो ना। आपका मार्जिन अगर अच्छा हो, एसेट टर्नओवर अच्छा हो, तब आपका आरओई जाके बढ़ता है। और आप देखोगे टाइटन का आरओई 23, मतलब मुझे लगता है 25, 26, 30 के रेंज में है, लेकिन ये जो कल्याण ज्वेलर का आरओई है ये 10, 12, 13 के लेवल के ऊपर है। तो क्या होता है, पहले ही आरओई 13 का है, वहां पर मार्जिन ड्रॉप हो जाए तो क्या होता है, आरओई नीचे की तरफ सरकने लगता है। अगर आरओई नीचे की तरफ शुरू हो जाएगा, नीचे की तरफ, तो यहाँ पर क्रंच आता है वर्किंग कैपिटल में, यहाँ पर क्रंच आता है आपके कैश फ्लोज में। पैसा कहाँ से लाओगे आप, पैसा ही नहीं आप बना पा रहे हो। और आपका जो बिजनेस मॉडल है वो थिन मार्केट बिजनेस मॉडल है। तो आपके पास पैसे कमाने के या आपके पास एज अ कंपनी के पास कैश फ्लो आने की संभावना कम हो जाती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि आपने एक रूमर सुना होंगे कि वो जो प्लेज शेयर्स किया था जिसके चलते कल्याण ज्वेलर्स 12% डाउन था, क्योंकि जो प्लेज शेयर है उसका एक मार्जिन कॉल आता है, तो वहां पर से मार्केट गिरेगा ही गिरेगा, सिंपल सी बात है। दूसरी चीज, अगर आप एक कंज्यूमर है, आप मुझे बताओ, अगर आपको आपकी वाइफ को नेकलेस लेना है और आप महाराष्ट्र में पुणे से बिलोंग करते हो, तो क्या आपको फर्क पड़ता है कि आप मलबार से लेते हो, जॉय लुकास से ज्वेलरी लेते हो, या कल्याण ज्वेलर्स से ज्वेलरी लेते हो, या पीएन गाडगिल से, क्या फर्क पड़ता है? मुझे अच्छी डिजाइन चाहिए और एज अ कंज्यूमर मुझे मेकिंग चार्जेस कम चाहिए, जो मुझे मेकिंग चार्जेस कम देगा मैं वहां पर चला जाऊंगा, मुझे डिजाइन अच्छा लगेगा। या तो ऐसा होता है कि मेरे परदादा ने, मेरे भाई बहनों ने पीएन गाडगिल से ही सोना खरीदा है, तो मैं जाके पीएन गाडगिल में सोना खरीदूंगा, बिकॉज एक लेगेसी है, एक ट्रस्ट है, एक ब्रांड बिल्डअप हो चुका है, मेरे मन में भी उनके लिए रिस्पेक्ट है कि बहुत अच्छा सोना हमें देते हैं। तो इसके वजह से क्या होता है कि अगर कोई कंपनी अपना एरिया छोड़ के दूसरी एरिया में जाती है, वहाँ पर फुटफॉल बढ़ाना, वहाँ पर सारी चीज़ें करना इतना आसान नहीं होता है। वो जो होता है ना कि नया स्टोर खोल दिया और 6 महीने में मैच्योरिटी स्टेज में आ गए, वो पहले बुल मार्केट में होता था, डिमांड अच्छी थी। तो नॉर्मली अभी क्या हो रहा है, गोल्ड प्राइसेस ज़्यादा है। अगर कल्याण ज्वेलर साउथ इंडिया की कंपनी है, उसने जाके गई श्रीनगर में अपना स्टोर खोल दिया, ऐसा तो नहीं होगा कि दूसरे दिन से ही उसको प्रॉफिटेबल हो जाएगा। उसका जो मैच्योरिटी स्टेज होता है, पहले तो 12-18 महीने होता था, वो पहले ऊपर की तरफ बढ़ते रहता है। पहले ही श्रीनगर जैसे एरियाज में आपने देखा कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी होते हैं, और उसके चलते क्या होता है कि वॉल्यूम ग्रोथ में गिरावट आती है, और वहाँ पर और बहुत सारे ज्वेलर्स भी आते हैं। दूसरी चीज़ इंडिया में हो रही है कि बहुत सारा टॉम डिक हैरी सारे लोग अभी रिटेल ज्वेलरी में लगे हुए हैं। मतलब ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं है, ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो एनवीडिया कर रहा है वहाँ पर यूएस में, कि भाई मैं चिप्स बेच रहा हूँ, वहाँ पर मैं हाई इफिशिएंसीज को, एआई को एक्सेलरेट करते हुए सारी चीज़ों को बेच रहा हूँ। तो वहाँ पर क्या होती है, आपकी प्राइसिंग पावर होती है। अगर एनवीडिया जाके अपने चिप्स के प्राइसिंग बढ़ाएगा तो हाइपर स्केलर, ये आपका जो ये ओपन एआई का जो चैट जीपीटी, वो कैसे चलेगा? तो ऑब्वियसली दे हैव टू बाय दिस। तो एनवीडिया के पास वो प्राइसिंग पावर होती है, ये ज्वेलरी कंपनी के पास कोई प्राइसिंग पावर नहीं होती है। जिस तरीके से मार्केट में वोलाटिलिटी रहती है, मेकिंग चार्जेस से थोड़ा ऊपर नीचे कर देते हैं, एडवर्टाइज कर देते हैं, हम मेकिंग चार्जेस हम इतना देंगे, गुड़ी पड़वा हो, दशहरा हो, दिवाली हो, मेकिंग चार्जेस को कम कर देंगे, कस्टमर को अट्रैक्ट कर देंगे। कोई वहाँ पर आप अगर वो होता है ना कि 50 ग्राम का अगर सोना खरीदोगे तो आपको एक लकी ड्रॉ मिलेगा, वहाँ पर आप स्कॉर्पियो आपको मिलेगी एंड ऑल दैट। तो ये सारी चीज़ें उनको करनी पड़ती है, लेकिन इसके लिए भी तो पैसा लगता है ना एट द एंड ऑफ द डे। तो मेरा कहने का मतलब है कि ज्वेलरी कंपनियों के लिए पिछले कुछ समय से बहुत अच्छा सीज़न नहीं चल रहा है,
वॉल्यूम ग्रोथ डाउन हो गई है, मार्जिन नीचे की तरफ गए, इसीलिए इन स्टॉक्स में एक तरीके से प्रेशर आता है, प्रेशर आया था। दूसरी एक चीज़, कल्याण जैसे स्टॉक में क्या हुआ था कि 9% इक्विटी स्टॉक तो मोतीलाल ओसवाल ने खरीद लिया है, तो मतलब वहाँ पर कॉर्नर स्टॉक कर दिया है। तो कहीं ना कहीं वो जो मार्केट की सारी चीज़ें पसंद नहीं आती है, तो मतलब मिड कैप इंडेक्स जो है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप इंडेक्स, उसमें तो 9% अलोकेशन तो कल्याण ज्वेलर्स का है। तो लोगों को थोड़ा थोड़ा सा ना, हमारे जैसे लोग वहाँ पर बाई करेंगे तो स्टॉक ऊपर नहीं जाता है। नॉर्मली आपको करोड़ों में पैसे डालने पड़ेंगे तब स्टॉक ऊपर जाता है। तो जो दूसरा प्लेयर है वहाँ पर डालने वाला बंदा है, वो क्या सोचेगा, अरे यार ये तो कॉर्नर स्टॉक है, पहले से तो 9% मोतीलाल ओसवाल ने लेके रखा है, या मैं फंसूंगा नहीं वहाँ पर। और नॉर्मली वो ऐसा सोचता है कि ज्वेलरी जो प्राइसेस है, गोल्ड के प्राइसेस है, ऊपर की तरफ भागते रहते हैं, सो ऑब्वियसली इट विल डिफिकल्ट फॉर देम टू मेक द मनी। तो वो एक प्रॉब्लम है। दूसरा एक चीज़ क्या कर रहे हैं कि ये लोग अभी क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज ऑफ गोल्ड में जा रहे हैं। तो मतलब पीएन गार्डगिल, कल्याण ज्वेलर, ये सारी कंपनियां क्या कर रही है, अगर आपके पास अगर पुराना सोना है तो वो बोलते हैं कि हमारे पास लेके आओ, हम उस सोने को आपके सामने गलाएंगे, उसमें से सोना निकालेंगे, और आपको अगर मान लो कि वो सोना 20 ग्राम का हुआ, तो आज के प्राइसिंग के हिसाब से आपको हम नया अपग्रेडेड, अगर आपको जो भी चाहिए, आपका सोना हमारे पास रहेगा, आपको जो भी चाहिए वो आप लेके चले जाओ हमारे दुकान से। तो ऑब्वियसली लेकिन ये डिफरेंस होता है, देर इज़ अ डिफरेंस। अगर मेरे पास कैश है, मैं कल्याण ज्वेलर्स के स्टॉक में स्टोर में गया, मैंने बोला कि मेरे पास 10 लाख रुपए, मुझे नेकलेस दे दो, नेकलेस लिया, कल्याण ज्वेलर विल बी वेरी हैप्पी एंड दिस इज अ ग्रेट बिजनेस फॉर द कल्याण ज्वेलर। लेकिन उसके बदले ये जो एक्सचेंज मॉडल है, वहां पर जो बहुत सारी कंपनियां जा रही है, क्योंकि वॉल्यूम नहीं आ रहा है ना, लोग नहीं आ रहे ज्वेलरी खरीदने के लिए, तो उनको उनको क्या करना पड़ा, उनको बताना पड़ा कि आपकी पुरानी ज्वेलरी को लेके आओ, हम उसको गलाएंगे और उसको उसका सोना निकालेंगे, उसी इक्विवेलेंट का सोना आपको आप मार्केट से लेके चले जाओ। लेकिन उसमें उतना मार्जिन नहीं होता है, क्योंकि वो सोना गलाने के लिए, डिज़ाइन करने के लिए कारागिर तो लगेगा ना, लोग तो लगेंगे ना, इसकी वजह से थोड़ा सा वहाँ पर प्रॉब्लम होता है। दूसरी एक चीज़, इन सारी कंपनियों ने क्या करना चालू कर दिया है, उसके सप्लाई चेन को लीन कर दिया है। सप्लाई चेन का लीन का मतलब क्या है, तो मतलब अगर मान लो कि कल्याण ज्वेलर्स को कोई गोल्ड वहाँ से वो लेता है, या कोई वेंडर है जहाँ से वो मैन्युफैक्चर करके लेता है, जैसे स्काई गोल्ड हो, वो एक वेंडर है जो डिज़ाइन बनाता है, B2B ज्वेलरी का काम करता है, नए नए डिज़ाइन में अपने डिज़ाइन बनाता है। कल्याण ज्वेलर जैसा डिज़ाइन बोलेगा वो वैसा डिज़ाइन वहाँ पर बनाता है। उसको क्या बोलता है वो लोग, वो बोलता है कि अगर आई विल गिव यू द एडवांस पेमेंट टू यू, तो मतलब समझ लो कि कल्याण ज्वेलर विल गिव द एडवांस पेमेंट टू देयर वेंडर टू मेक द ज्वेलरी, मतलब वो पहले एडवांस देंगे। पहले अगर एडवांस देगा तो उसके लिए अच्छा है ना वेंडर के लिए, तो जाके वो फटाक से आपका जाके आपका पहला सोना बनाएगा वो वहाँ पे। तो वो लोग क्या कर रहे हैं कि अपना जो वेंडर है उसको अपने साथ जोड़ रहे हैं, मतलब वो कहीं दूसरी तरफ ना चला जाए। अगर वो कोई अच्छा वेंडर है तो उसके हिसाब से वो देख रहे हैं, उसको लग रहा है कि हम आपको एडवांस पेमेंट देंगे पहले से, जिसके क्योंकि गोल्ड के प्राइसेस बड़े हैं, इसलिए आप हमारे साथ कनेक्ट हो जाओ, और इसमें आपका भी फायदा है। और लेकिन इसका नेगेटिव फायदा कल्याण ज्वेलर्स जैसी कंपनी को है, क्योंकि कैश जाता है ना, अपने हिसाब से कैश जाता है। पहले क्या होता था, स्काई गोल्ड ने सोना बना के दिया, सोना बेचा, बाद में जाके स्काई गोल्ड को पैसा दिया। लेकिन अभी ऐसा नहीं हो रहा है, पहले वो एडवांस पेमेंट में चले जा रहे हैं, तो उसको वो बोलते हैं लीन मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन, कुछ वो कर रहे हैं। लेकिन आई डिसएग्री विद इट, बिकॉज द प्रॉब्लम इज क्योंकि कल्याण ज्वेलर को अपनी जेब में से पैसे जा रहा है, वैसे ही 2 रुपये आ रहे हैं, स्टोर्स ओपनिंग के लिए पैसे लगेंगे, और ये जो एडवांस पेमेंट के लिए पैसे लगेंगे, तो इन सारी चीज़ों की वजह से मार्केट इसको पसंद नहीं करता है। मार्केट ये सोचता है, इस Q3 में मैंने देखा है कि कल्याण ज्वेलर्स के मार्जिन में सुधार आया है। यहाँ पर देखना पड़ेगा कि कल्याण ज्वेलर किस तरीके का परफॉर्मेंस मंडे के ऊपर करता है। अगर स्टॉक 10% के ऊपर रहा तो मुझे लगता है कि कल्याण ज्वेलर यहाँ से बॉटम आउट हो जाएगा, और वही चीज़ पीएन गाडगिल में भी देखने की पड़ेगा। लेकिन दूसरी एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आती है कि ज्वेलरी सेक्टर्स में, मान लो कि अगर पुणे जैसा एरिया है, एक ही कोई अच्छा एरिया है, वहाँ पर 10 अगर ज्वेलर्स आ गए और सारे लोग सोना ही बेच रहे हो, वहाँ पर गोल्ड के प्राइसेस ऊपर आ रहे हैं, जो खरीदार है वो भी 50 लोग हैं जो खरीदना चाहते हैं उस एरिया से, उसको क्या फ़र्क पड़ता है वो कहाँ जाएगा, कल्याण में जाएगा या जॉय लुकास में चले जाएगा। गोल्ड प्राइसेस हाई हैं, जो मेकिंग चार्जेस कम देगा वहाँ पर उसको पैसा मिलेगा। दूसरा एक चीज़ ये लोग कर रहे हैं कि स्टडेड ज्वेलरी में जा रहे हैं, तो उनका कहना है कि हम बहुत ज़्यादा स्टडेड बेचेंगे। स्टडेड क्या मतलब क्या है कि गोल्ड ज्वेलरी विद उसके ऊपर एक डायमंड लगा हुआ है, प्लैटिनम लगा हुआ है, तो इन सारे चीज़ों को वो बेचेंगे। तो हमें एज अ ज्वेलरी सेक्टर्स ने के कंपनियों ने बताया था कि हमारा मार्जिन अच्छा होता है। यस, ऑब्वियसली मार्जिन अच्छा होता है स्टडेड ज्वेलरी में, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि वहाँ पर स्टडेड ज्वेलरी खरीदने के लिए लोग ज़्यादा आ जाए, क्योंकि उसमें भी गोल्ड होता है ना।
तो वहाँ पर वो प्रॉब्लम होता है कि ऐसा नहीं है कि ऑब्वियसली जिसका स्टडेड ज्वेलरी अच्छा है वो सारे गोल्ड ज्वेलरी के लिए अच्छा है। अगर आपका पोर्शन ऑफ द सेल्स कमिंग फ्रॉम द स्टडेड इज बिन इंक्रीजिंग कंपेयर टू द नॉर्मल रिटेल प्लेन गोल्ड ज्वेलरी विच इज़ अ गुड पैरामीटर इंडिकेटर फॉर एनी कंपनी। बट मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप स्टडेड ज्वेलरी में भी खरीदो, लेकिन वहाँ पर भी तो गोल्ड है ना, तो जिसकी वजह से ऐसा नहीं है कि स्टडेड ज्वेलरी आप बेचोगे ज़्यादा तो आपका मार्जिन तो थोड़ा बहुत बढ़ेगा, लेकिन आपकी वॉल्यूम फिर से गिरने की संभावना रहती है। तो ये सारी चीज़ें भी ये लोग कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ क्या होती है कि इन्वेंटरी एक इंपॉर्टेंट प्ले होता है कि मान लो कि मैंने आज सोना खरीद के रखा है और 1 महीने के बाद वो सोने का भाव ऊपर की तरफ गया, तो ऑब्वियसली पहले अगर मैंने 100 को खरीदा है, सोने की प्राइसेस बढ़ गई 120 हो गई, तो ये बीच का जो 20 है ये मेरा इन्वेंटरी गेन होता है। तो मेरे पास अगर ज़्यादा इन्वेंटरी गेन हो जाएगा तो ऑब्वियसली ये लोग क्या करते हैं कि हेजिंग नहीं करते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे ज्वेलर्स जो होते हैं अपने इन्वेंटरी लॉस को बचाने के लिए, अगर मान लो कि ये उल्टा हो गया कि ज्वेलरी की प्राइस 100 से 80 हो गई, तो इन्वेंटरी में लॉस होना पड़ेगा ना उसको, क्योंकि वही ज्वेलरी लेके वो सामान बना के वो बाज़ार में बेचेगा। तो नॉर्मली अभी क्या हो रहा है कंपनियों को, पहले वो 100 में ख़रीदा था, इन्वेंटरी में रखा था, 100 की 120 होगी, 20 रुपीज़ का फ़ायदा हो गया, उसके ऊपर डिज़ाइन बना के वो बेचेगा, तो यहाँ पर इन्वेंटरी गेन इस कंपनियों को मिल रहा है। तो ऑब्वियसली ये कंपनियाँ क्या कर रही है, बहुत ज़्यादा कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए मेकिंग चार्जेस को कम कर रही है, तो जिसके चलते वो अपने बिजनेस को बढ़ा पाए। ये एक टेक्निक वो सारी कंपनियां कर रही है इन्वेंटरी के लिए। लेकिन इन सारी कंपनियां जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स की जो कंपनी है, वो सारी कंपनियों को प्रॉब्लम भी हो रहा है। आपने 2-3 दिनों पहले सुना था कि छोटे मोटे ज्वेलर से बहुत परेशान है। वो इसलिए परेशान है क्योंकि उन्होंने जो इन्वेंटरीज रखी थी वहाँ पर उसको कुछ हेज नहीं किया था। अगर सोने का प्राइस नीचे की तरफ गया तो वहाँ पर प्रॉब्लम होता है, 100 की प्राइस 80 हो जाती है और आपका कभी हेज नहीं है, देन इट इज़ अ बिग बिग प्रॉब्लम फॉर द स्मॉल ज्वेलरी कंपनीज। और स्मॉल ज्वेलरी कंपनीज पे प्रॉब्लम होता है कि कैश क्रंच आ जाता है। इसीलिए देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनाइज ज्वेलरी प्लेयर एंड इनऑर्गेनाइज ज्वेलरी प्लेयर। क्योंकि इनऑर्गेनाइज अगर ज्वेलरी प्लेयर हो, मतलब आपका कोई तहसील वाला इलाका हो जहाँ पर एक ही ज्वेलरी शॉप अगर है, तो उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि इस इन्वेंटरीज को कैसे मैनेज करूँ, इस कैश क्रंच को कैसे मैनेज करूँ। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो स्मॉल ज्वेलरी कंपनियाँ जो ना टिक नहीं पाती है। अगर टाइटन जैसी बड़ी कंपनी वैसे भी तो टिक पाएगी क्योंकि बहुत बड़ी ब्रांड है, बैकअप है टाटा ग्रुप का, तो वो बहुत तरीके से अच्छी तरीके से इसको अंडरस्टैंड कर पाएगी। तो मेरा कहने का मतलब है कि कल्याण ज्वेलर्स की 42% की रेवेन्यू ग्रोथ आई है, पीएनजी की 46% की ग्रोथ आई है, टाइटन 29% ग्रो कर रहा है। 10 फरवरी के उसके रिजल्ट्स हैं। थंगामाइल ज्वेलरी उसको आप देख सकते हो, बहुत ही अच्छी वॉल्यूम ग्रोथ आ रही है। जब तक इन ज्वेलरी कंपनियों में वॉल्यूम ग्रोथ नहीं आएगी और मार्जिन जो है वो ऊपर की तरफ नहीं बढ़ेंगे, इन कंपनियों को बढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए मैं कहता हूँ इंडिया में पैसे बनाना स्टॉक मार्केट से थोड़ा एक चैलेंजिंग फैक्ट बन गया है। और ये फैक्ट है, अगर आप अपने आप से पूछो कि बहुत सारे आपको इन्फ्लुएंसर्स मिलेंगे, ट्विटर्स में लोग मिलेंगे, वो बताएंगे ये ऐसा रिजल्ट आया वैसा रिजल्ट आया। अरे यार, वो आप ज़्यादा कुछ दिमाग वाला नहीं काम कर रहे हो। जो इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे अवेलेबल है उसको ही आप वहाँ पर छाप रहे हो। मतलब क्या है, आप स्क्रीनर में ज़्यादा से ज़्यादा एक अपडेट लगाओगे, कंपनी का रिजल्ट आया तो आपके मोबाइल के ऊपर पहले रिजल्ट आ जाएगा। पहले के ज़माने में क्या होता था कि फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन बहुत लेट आती थी। अभी फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन, आप कोलकाता में बैठे हो, मैं दुबई में बैठा हूँ, कोई लंदन में बैठा है, उसको अगर कल्याण ज्वेलर्स के रिजल्ट को एनालिसिस करना है, वो 2 मिनट में अपना मोबाइल ओपन के कर सकता है। तो फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन के ऊपर स्टॉक पहले चलते थे। अभी क्या हो रहा है, वो इन्फॉर्मेशन साथ में ही सेम है, आपको भी सेम मिल रही है, मुझे भी सेम मिल रही है, उसको भी सेम मिल रही है। लेकिन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ये होता है, अगर आप क्राउड के अगेंस्ट कोई बेट करोगे तब जाके आपका इंडिया में पैसा बनेगा। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि ट्विटर में आपको कोई स्टॉक बना दिया और ट्विटर में हज़ारों लोग स्टॉक की चर्चा कर रहे हैं, यूट्यूब पे हज़ारों लोग उसकी स्टॉक की चर्चा कर रहे हैं, और आप सोच रहे हो कि यू विल बिकम द मल्टी मिलियनियर विद दिस स्टॉक, तो आप एक बहुत बड़े गलतफहमी में हो। क्योंकि आप जो सोच रहे हो, 1000 लोग भी सोच रहे हो। आपका स्टॉक मार्केट में पैसा कब बनता है? एक सिंपल सी फैक्ट है, अगर आपने पहले बाय किया हो, अनडिस्कवरेबल कंपनी है, कंपनी डिस्कवरी नहीं है, ज़्यादा लोगों के पास पता नहीं है, और आपने पहले वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर दिया, फिर आपने लोगों को बता दिया, तो लोग वहाँ पर ऐड हो जाएंगे, तो बायर आएंगे। जो पहला बायर है, जो आप हो, उसको आप बहुत सारे पैसे कमा पाओगे। लेकिन अभी बहुत सारी अगर डिस्कवरेबल कंपनी है, बहुत डिस्कवरेबल कंपनी है, मतलब कल्याण ज्वेलर्स, सबको मालूम है कल्याण ज्वेलर्स, तो अगर पहले से ही डिस्कवरेबल कंपनी है तो वहाँ पर पैसा बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मैं कल्याण ज्वेलर्स का एग्जांपल दे रहा हूँ। तो इंडिया में आपको पैसा बनाने के लिए आपको क्राउड के अगेंस्ट बेट करना पड़ेगा। अगर आपको अल्फा कमाना है, अगर आपको नॉर्मली 5-10% के रिटर्न कमाना है, तो आई थिंक यू कैन बाय एंड होल्ड एनी कंपनीज। और
आपको कोई कंपनी जैसे माइक्रो फाइनेंस साइकिल अभी चेंज हो रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, वहाँ पर थोड़ा सा रिस्क लेके आप पैसा बनाओगे तब आपका पैसा बहुत अच्छा बना है। मैं उस तरीके से बात कर रहा हूँ कि 6 मंथ में मुझे स्टॉक 3 टाइम्स चाहिए। अब बताओ कैसे होगा इंडिया में, इट्स वेरी डिफिकल्ट। दूसरा एक प्रॉब्लम इंडिया में हो जाता है कि जो एमएसएमई स्पेस की कंपनियाँ होती हैं, वहाँ पर अगर मान लो कि आप फंस गए ऊपर की साइड पे, आपका स्टॉक बिकता नहीं है, आपका स्टॉक बिकता नहीं है। टाइम एक्स ग्रुप का रिजल्ट आया, 40% से रेवेन्यू डाउन था क्वार्टर ऑन क्वार्टर। आई वांटेड टू सेल माय सम ऑफ माय पोजीशन इन द टाइम एक्स, व्हाई? बिकॉज आई डिडंट लाइक दैट काइंड ऑफ रिजल्ट, आई कुडंट एबल टू सेल इट बिकॉज द स्टॉक वाज डाउन एट द 10% लोअर सर्किट ऑन द नेक्स्ट डे। सो ये प्रॉब्लम इंडिया में बहुत बार होती है। तो आपको बहुत सोच समझ के, अंडरस्टैंड करके इन सारी चीज़ों का एनालिसिस करना होगा, समझना पड़ेगा बिजनेस मॉडल क्या होता है। बिकॉज यू कैन फॉलो सो मैनी इन्फ्लुएंसर्स, देयर इज नो प्रॉब्लम विद इट, दे कैन गिव अ नॉलेज, यू कैन गेट ऑल ऑफ इट, बट एट द एंड ऑफ द डे, are you really making of the money, or you're just getting excited by listening something and doing something? इसीलिए when I'm trying to analyze and put my money, I understand the business model first. That's why I like US companies more, because वहाँ पर business model बहुत ही strong है, operating leverage कंपनियों को मिलता है, कंपनियों में जो revenue guidance के बता देता है वही revenue guidance बाद में results पे आती है। So you need to analyze those kind of companies very well. मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कल जाके कल्याण ज्वेलर्स 10% अप भी हो सकता है, I'm not saying like these companies will not perform, लेकिन इन सारी कंपनियों को 10 का पी है, 20 का पी है, मार्जिन ऊपर की तरफ जा रहा है, गोल्ड प्राइसेस सस्टेन हो रहे हैं, वहाँ अगर आप उठाओगे तो आपका बहुत बड़ा पैसा बनेगा। क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे लोग स्टॉक को बाय करने में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, और आपने ऐसा दिमाग बना लिया कि गोल्ड प्राइसेस सस्टेन हो रहे हैं, स्टॉक का पी 15 के ऊपर है, कोई स्टॉक को देख नहीं रहा है, एवरीवन इज इग्नोरिंग ऑन द स्टॉक, देयर इज़ अ लॉट ऑफ हेट्रेड अबाउट दिस कंपनी। वहाँ पर अगर आप स्टॉक उठाओगे then there is a possibility that you will make ultimate money, but उस वहाँ पर रिस्क भी है। You need to analyze the business very well and you need to understand there is a reason why Titan is not falling in this fall compared to Kalyan, compared to PN Gadgir, compared to Senco. Why Titan is not falling? Because Titan is a brand company. Titan का पैट मार्जिन देखो, Titan का बिजनेस मॉडल का एनालिसिस करो, बहुत ही अलग बिजनेस मॉडल है। आज का गोल्ड खरीदा है तो इसका इन्वेंटरी में ना रखते हुए जो गोल्ड आज का खरीदा है उसके ऊपर ही आज का आज ही खत्म कर देते हैं, नेक्स्ट का नेक्स्ट डे वो गोल्ड खरीदते हैं। तो इसके चलते वहाँ पर मार्जिन प्रोफाइल उनकी अच्छी रहती है। तनिष्क का उन्होंने अच्छा ब्रांड बनाया है, 3400 स्टोर्स वो लेके गया है, और बहुत सारे, और वो गोल्ड ज्वेलरी बेचने का नहीं काम करता, वो हमारे आई ग्लासेस भी बेचता है, बहुत सारी चीज़ें बेचता है। टाइटन के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, आई वियर्स है, आपके ज्वेलरीज है, ज्वेलरी ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट फैक्टर है, लेकिन बाकी चीज़ों से भी उसको हेल्प होता है। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया हो। थोड़ा सा लंबा हो गया, मैं माफ़ी चाहूँगा सबसे, बट इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक एनालिसिस के साथ। थैंक यू वेरी मच।